डेट है आज 22 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है प्लांट डिस्कवरीज 2020। ये एक रिपोर्ट जारी की है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। हमारे इंडिया में नई स्पीसीज मिली है फ्लोरा की। फ्लोरा का मतलब है प्लांट और ट्रीज की। 267 नई स्पीसीज मिली है प्लांट और ट्रीज की, और इसमें से सबसे ज़्यादा 22% जो स्पीसीज मिली है प्लांट और ट्रीज की, पेड़ पौधों की, वो वेस्टर्न घाट में मिली है। हमारा इंडिया का जो ये वाला रीजन है वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, यहाँ पे मिली है 22%। ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है जिसने ये सर्वे की है? देखो, प्लांट डिस्कवरीज कौन जारी करता है ये याद रखना है इसमें, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये हमारे इंडिया की अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सबसे बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के अंदर काम करती है। ये आज़ादी से पहले की बनी हुई है, 1890 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये जितने भी हमारे इंडिया में फ्लोरिस्टिक स्टडीज़ करती है, यानी कि प्लांट और ट्रीज़ के बारे में टेक्सोनोमिक स्टडीज़ करती है। वाइल्ड प्लांट रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि जंगली पेड़ पौधे जो होते हैं उनके संसाधन कैसे हैं, कैसे नए स्पीसीज हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इनके बारे में रिसर्च करती रहती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, और 9 रीजनल सर्कल है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विष्णु ओनिक्स। देखो, विष्णु ओनिक्स एक ओटर की प्रजाति है जो आपको ये इमेज में दिखाई दे रहा है। ओटर मतलब नेवला भी बोलते हैं या फिर न्योरा भी बोलते हैं कहीं कहीं देसी भाषा में हमारे इंडिया में। तो ये नेवला वही है जो सांप और नेवला की लड़ाई होती है और नेवला जीत जाता है। देखो, विष्णु ओनिक्स एक नेवला की जो प्रजाति है ओटर की, ये ओटर की प्रजाति ऐसा माना जाता था विष्णु ओनिक्स, ये साउथ एशिया में ही मिलता था लाखों साल पहले। लेकिन ऐसा देखा गया अभी पहली बार रिसर्च में यूरोप में इसके स्पीसीज मिले हैं। देखो, लाखों साल पहले ही जीता था विष्णु ओनिक्स, अब मर गया। इसके कुछ फॉसिल्स मिले हैं, कुछ इसके स्पीसीज मतलब देखे गए कि ये विष्णु ओनिक्स यहाँ भी आया था। तो देखो, हजारों लाखों साल पहले ये अपना हिंदुस्तान है, ये एशिया है, और एशिया ये देखो एशिया का ही पार्ट है सऊदी अरबिया, ये आपका अफ्रीका है, ये यूरोप है। पहले देखो इसके बीच में समुद्र था, तो ये तैर के गया होगा ऐसा माना जा रहा है यहाँ पे यूरोप में। अभी ये देखा गया इसके फॉसिल्स पाए जर्मनी के बवारिया एक जगह है, वहाँ पे एक हमर्स मीडे नाम की जगह है, एरिया है, वहाँ पे देखा गया जर्मनी में। जर्मनी आपको पता है यूरोप में एक कंट्री है। तो 12.5 मिलियन से लेके 12 मतलब 14 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब लगभग 1.5 करोड़ साल पहले ये जीनस यहाँ ऑटर्स देखा गया, मेंबर यहाँ पे रहता था विष्णु ओनिक्स का। ये मेजर रिवर थी साउथ एशिया की, वहाँ पे मिलता था। लेकिन इसकी जो पहली बार फर्स्ट टाइम विष्णु ओनिक्स जीनस की जो प्रजाति है देखी गई, डिस्कवर की गई यूरोप में, और वो भी जर्मनी में। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। देखो, एक नेवी की एक्सरसाइज है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल का मतलब है कि ये दो कंट्री के बीच में होती है, इंडिया की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी। इंडोनेशिया तो आप जानते हो कहाँ पे कंट्री, ये भाई साहब इंडोनेशिया है ये, और अपना हिंदुस्तान यहाँ पे। इन दोनों कंट्रीज की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये मैरी टाइम सिक्योरिटी और आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज करती है दोनों कंट्रीज का। मैरी टाइम कोऑपरेशन का मतलब है समुद्र की बात हो रही है, यानी कि ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए होती है एक्सरसाइज। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। देखो, ये इंडेक्स अभी जारी की गई, इंडिया 2 प्लेस और यानी कि अच्छी रैंकिंग आई है पिछले साल से, 46 रैंकिंग आई है इसमें। और इस रैंकिंग को निकालता कौन है ये याद रखना आपको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को वीपो निकालता है, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये 14 जुलाई 1967 को बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, एक कंट्री है यूरोप में स्विट्जरलैंड, वहाँ पे जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसने ये इंडेक्स जारी किया और हर साल इसे जारी करता है। 2021 की अभी जारी की गई। इंडिया की रैंकिंग 46 है। ये वीपो क्या है, निकालता है इसको, और 5 क्राइटेरिया पे बेस्ड होती है जो इसकी रैंकिंग होती है, 5 क्राइटेरिया होते हैं। और इंडिया ने देखो अपनी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कहाँ से तरक्की की है। देखो, 2015 में अगर हम देखें तो 81 रैंकिंग थी इंडिया की, लेकिन 2021 में 46 रैंकिंग हो गई है। टॉप 5 जो हैं कंट्री कौन कौन है, स्विट्जरलैंड है सबसे टॉप पे, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आया है। देखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या देखते हैं कि कौन सी कंट्री ने इनोवेशन के लिए ज़्यादा प्रयास किए हैं, ज़्यादा मेजर्स लिए हैं कि अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, इस पे बेस्ड होती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आया स्विट्जरलैंड, स्वीडन दूसरे पे, यूएस तीसरे पे, यूके चौथे पे, ये आया है कंट्री। और साउथ कोरिया है जो, वो 5वें पे आया है। पहली बार 2021 में टॉप 5 में इसने अपनी जगह बनाई है साउथ कोरिया ने, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोलते हैं। साउथ कोरिया कहाँ पे है, ये भाई साहब देखो, ये आपको जापान दिखाई दे रहा होगा, ये चाइना के साइड में ये है साउथ कोरिया।
इसने 5वीं रैंक हासिल की है इसमें। अगर एशिया की बात करें, एशिया में देखो हमारा ये भी आता है, इंडिया भी 46 रैंकिंग आई है। अगर टॉप 15 की बात करें, 4 एशियन कंट्रीज हैं टॉप 15 में। सिंगापुर 8वें पे है, चाइना 12वें प्लेस पे है, जापान 13 पे है, हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, इंटीग्रल एक तरह से मानते हैं, लेकिन हांगकांग आज़ादी की डिमांड करता है। हांगकांग आया 14 रैंकिंग पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। देखो ये इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको रिलीज किया है। ये 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया है, अभी तीसरी। इसमें देखो 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी अभी जारी किए, यानी कि स्टार्ट की है। ये मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन का मतलब ऐसा है कि एक वैन होगी जिसमें फूड की क्वालिटी चेक करने की सारी मशीन्स वगैरह उपलब्ध होंगी, इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होंगे, और वो स्टेट में डिफरेंट स्टेट में जाके फूड की टेस्टिंग करेगी कि किस स्टेट में फूड की क्वालिटी कैसी है। तो ये 19 मोबाइल वैन अभी मतलब स्टार्ट की हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। जो ये फूड सेफ्टी इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है, मतलब जारी तो करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसको डेवलप किसने किया था, किसने बनाई थी ये इंडेक्स? ये बनाई थी फसई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फसई देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था, एक एक्ट बना के 2006 में एक कानून बना के इसको बनाया गया, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करती है फसई। इसने ये मतलब डेवलप की थी, और 5 पैरामीटर पर बेस्ड होती है। 5 पैरामीटर देखे जाते हैं जिसके बेस पे ये निकाली जाती है कि कौन से स्टेट में कैसी क्वालिटी है फूड की। इसमें जो रैंकिंग गई है, मतलब रैंकिंग दी गई है स्टेट्स को, राज्य को, वो 3 कैटेगरी में बांटी है। एक तो लार्जेस्ट स्टेट के लिए, मतलब जो बड़े बड़े राज्य हैं हमारे देश में, उन बड़े स्टेट में लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात आया टॉप पे, मतलब गुजरात फर्स्ट रैंकिंग पे आया इसमें। उसके बाद केरल और फिर तमिलनाडु। और अगर छोटे राज्यों को देखें, स्मॉलर स्टेट्स, उसमें गोवा फर्स्ट पे आया है, फिर मेघालय और फिर मणिपुर तीसरे पे आया है। और अगर यूनियन टेरिटरीज में देखें, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उसमें जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे रहा है, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो फूड की क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट है यूनियन टेरिटरीज में। फिर अंडमान निकोबार और फिर न्यू दिल्ली तीसरे नंबर पे आया है। अगर ग्लोबल लेवल पे हम देखें फूड की क्वालिटी के लिए कोई नियम रूल्स हैं तो उसके लिए बिल्कुल है, उनका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। इसको फूड कोड भी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस हैं, कोड्स हैं, यानी कि रूल्स नियम है। कौन बनाता है इनको, फूड कोड को या कोडेक्स एलिमेंटेरियस को? एक कमीशन है भाई साहब, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये इसको बनाता है फूड स्टैंडर्ड को, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज में फूड की क्वालिटी कैसे मेंटेन रखनी है, ये रूल्स नियम बनाता है। ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ये जॉइंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। किस किस की है ये बॉडी? फाओ और WHO ने मिलकर बनाया था इस कमीशन को, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को। फाओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO आप सब लोग जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, और इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को। अभी इसके 189 मेंबर हैं, जिनमें इंडिया भी एक इसका मेंबर है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट। देखो अभी एक मीटिंग हुई थी, यानी कि वर्चुअल मोड पे मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन, जैसे आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हो ऐसे वर्चुअल मोड पे मीटिंग हुई थी रिसेंटली। नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट हुआ था। स्नेक बाइट को मतलब सांप जो काट जाते हैं, इंसान को सांप काट लेते हैं, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है लोगों की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। इसलिए सबमिट किया गया जागरूकता फैलाने के लिए, स्नेक बाइट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और ये सबमिट किसने किया? ये किया इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल है एक, न्यू दिल्ली में, उसने ये सबमिट ऑर्गेनाइज कराया। इस सबमिट में ये देखा गया कि कितनी डेथ वगैरह होती है, ये देखा गया, और उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, लोगों को अवेयर करें कि स्नेक बाइट कम की जा सके। ये सबमिट देखो 19 सितंबर की ईव में हुआ था। ईव का मतलब होता है, जैसे आज का दिन है 22 सितंबर, मतलब 22 सितंबर, तो 22 सितंबर की ईव क्या होती है? 21 सितंबर की शाम। 21 जो सितंबर है उसकी जो इवनिंग है, शाम है, उसको बोलेंगे 22 सितंबर की ईव। समझ में आया? तो 19 सितंबर की ईव हो गई 18 सितंबर की शाम। तो ये 19 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे के रूप में भी हम ऑब्जर्व करते हैं। स्नेक बाइट के केसेस कितने हैं इंडिया में? देखो अगर 20 साल का डेटा देखें, पिछले 20 साल का, 2000 से लेकर 2019 के बीच में 1.2 मिलियन लोगों की स्नेक बाइट से डेथ हुई है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि 12, अगर इसको गुना कर दे तो 12 लाख लोगों की डेथ हुई है, मृत्यु हो गई है सांप के काटने से। लगभग 58,000 डेथ हुई हैं हर साल, 58,000। और इनमें से देखो 97% ये डेथ हुई हैं वो गांव में हुई है, यानी कि विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और उनमें से भी आधी से ज़्यादा जो मृत्यु हुई है, डेथ,
वो ऐसे लोगों की हुई हैं जो अपनी प्रोडक्टिव ईयर एज में थे। प्रोडक्टिव ईयर का मतलब होता है जब काम कर सकें वो, यानी कि रोजगार कर सकें, यानी कि 50 ईयर से लेके 59 ईयर की एज में थे लोग जब उनकी डेथ हुई है, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे। ये याद रखना। देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्नैक बाइट है या जो ईव, ये एन वेनिंग होता है, एन वेनिमिंग का मतलब है जहर के वजह से जो डेथ होती है, और इसको ना एक बीमारी की तरह डिक्लेयर किया हुआ है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज में ऐड किया हुआ है स्नैक बाइट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट टॉपिक है आईपीओ ग्रे मार्केट। देखो इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आपको देखना है डिटेल में टॉपिक क्या है। अभी सिर्फ ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे, और कई बार देखो ये न्यूज में रहा है, चांसेस हैं कि 10 अक्टूबर को आपको क्वेश्चन देखने को मिले ग्रे मार्केट से क्या होती है। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या है, आईपीओ ग्रे मार्केट क्या होती है। देखो जब भी कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में रजिस्टर करती है, यानी कि अपना शेयर मार्केट में शेयर जारी करना चाहती है, तो उससे क्या है, पहले शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में जैसे मान लो कोई कंपनी बनी है, अपना पहला शेयर जारी करना चाहती है मार्केट में। शेयर तो आप जानते हो ना क्या होता है, शेयर कागज है, इस कागज पे लिखा है शेयर, एक प्रोमिसरी नोट है, यानी कि प्रॉमिस लिखी होती है, भाई साहब इतने % हम आपको डिविडेंड देंगे, मतलब शेयर पे जो फायदा मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। तो यानी कि जैसे 10% का है, 5% का है शेयर लिया, तो 5% अगर फायदा होगा कंपनी को तो 5% आपको भी मिलेगा उसका। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा है, तो 1000 रुपये का 5% मिलेगा आपको। अगर कंपनी को 5% नुकसान हुआ है तो आपको भी 5% नुकसान होगा, ऐसे इसमें फ़ायदा मिलता है। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर मार्केट में शेयर जारी करती है तो उसको आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब भी जारी करती है तो कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है, तो जब जारी करती है इस प्रोसेस को ही बोलते हैं आईपीओ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर मार्केट में शेयर जारी करने से पहले वो स्टॉक मार्केट में अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कराती सेबी के अंदर। देखो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है, नियम वगैरह बनाता है स्टॉक मार्केट के, वो कौन बनाता है, ये बनाता है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जब बनाई गई थी, जब तो देखो 1988 में बनाई गई थी, जब तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया था इसको, ना तो सांविधिक संस्था थी, ना ही संवैधानिक, यानी कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही किसी एक्ट में किसके लिए कोई प्रोविजन था। लेकिन 1992 में देखो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, एक एक्ट पास कर दिया इसके लिए, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो अभी ये सांविधिक संस्था है, ये रूल्स बनाती है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट होती है भाई साहब, इसमें देख जैसे मान लो बॉम्बे स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे में बस एक मार्केट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर कराना, किसी भी कंपनी को शेयर जारी करने हैं तो वो सेबी उसके लिए रूल बनाती है, वो रजिस्टर हो जाते हैं। जब भी शेयर मार्केट में मान लो शेयर आप जारी करते हो तो बीच में ब्रोकर होते हैं, दलाल जिन्हें बोलते हैं ब्रोकर होते हैं ये दलाल। वो क्या करते हैं, आप ब्रोकर से शेयर खरीदोगे और ब्रोकर कंपनी के शेयर, देखो कंपनी और शेयर जो खरीदते हैं, जैसे आप हम जैसे लोग खरीदते हैं शेयर वगैरह, तो ये है पब्लिक और ये है कंपनी और पब्लिक के बीच में जो मतलब मीडियम होता है वो ब्रोकर होता है, दलाल, ये बीच में होता है। तो ये शेयर मार्केट में आपके शेयर को खरीदता है, बेचा, आपको फैसिलिटेट कराता है शेयर मार्केट में शेयर खरीदना और बेचना। तो अगर मान लो कंपनी को शेयर मार्केट में अपना पहला शेयर बेचना आईपीओ, तो रजिस्टर करना पड़ता है, तब बेचना होता है उसे। लेकिन अगर क्या होता है, ये आईपीओ ग्रे मार्केट क्या है, कंपनी क्या करेगी, मार्केट में रजिस्टर ही नहीं करेगी, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं करेगी, और रजिस्टर करने से पहले अपना शेयर जारी कर देगी, अपना शेयर बेच देगी, अपना शेयर रजिस्टर करने से पहले, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करने से पहले बेच देगी। तो इसे बोलते हैं आईपीओ ग्रे मार्केट। तो ये पैरेलल मार्केट के नाम से भी जानी जाती है आईपीओ ग्रे मार्केट, या ओवर द काउंटर मार्केट भी बोलते हैं इसको, ये इसके नाम है। क्या ये लीगल है ऐसा, देखो लीगल तो है नहीं, ये अनऑफिशियल है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में जब रजिस्टर ही नहीं है कंपनी तो सेबी के रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं होंगे, सेबी के दायरे से बाहर है। जब सेबी के दायरे से बाहर है यानी कि ब्रोकर को भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकर भी तो भाई साहब रजिस्टर होते हैं स्टॉक मार्केट में, इनको भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखो जब शेयर मार्केट से आप खरीदते हो तो ब्रोकर के जरिए खरीदते हो। ब्रोकर जैसे देखो आपने अप स्टॉक्स का नाम सुना होगा, अप स्टॉक, जीरोधा, ये क्या है, मोबाइल पे आपके एप्लीकेशन भी है आजकल अप स्टॉक नाम की। जैसे आप प्ले स्टोर खोलोगे जहाँ से आप ये गूगल प्ले या फिर आप जैसे मान लो ये व्हाट्सअप की ऐप डाउनलोड करते हो गूगल प्ले वगैरह से, वहीं पे अपस्टॉक की एक ऐप होगी। ये क्या है, ब्रोकर हैं ये। तो ये अपना कमीशन लेते हैं, जैसे शेयर मार्केट से आपने शेयर खरीदा बेचा, जैसे 20 रुपये कमीशन ले लिए इन्होंने, ऐसे कमीशन लेते हैं। तो ये ब्रोकर को भी फायदा नहीं होगा जब आईपीओ जारी करेंगे बिना रजिस्टर किए हो स्टॉक मार्केट में, तो ये अनऑफिशियल होती है, लीगल नहीं होता ये।
और ये कॉस्ट टैग रेट क्या होता है, कॉस्ट टैग रेट होता है, ये देखो यही होता है जब स्टॉक मार्केट में बिना रजिस्टर किए हुए अपने आईपीओ को यानी कि पहले शेयर को मार्केट में बेचते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्टर खरीदते हैं। जिस रेट पे खरीदते हैं ना इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब आम आदमी, लोग जो ABCD हम आप खरीदते हैं मान लो शेयर, तो वो रेट पे, जिस रेट पे वो खरीदते हैं वो ये कॉस्ट टैग रेट, मतलब बिना रजिस्टर किए हुए स्टॉक मार्केट में जब कोई कंपनी जारी करती है और जिस रेट पे इन्वेस्टर खरीदते हैं उस शेयर को जिसको जारी करती है कोई कंपनी, उस रेट को जिस पे वो खरीदते हैं इन्वेस्टर, उसको कॉस्ट टैग रेट बोलते हैं। इन्वेस्टर क्यों ट्रेड करते हैं इसमें, जब भाई साहब सेबी के दायरे में आता ही नहीं है, तो सेबी के दायरे से बाहर है, तो क्यों करते हैं, देखो उनको ये रहता है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है शेयर की, कंपनी के शेयर को पहले ही खरीदने की। वो ऐसा सोचते हैं, देखो कोई भी आप हम लोग शेयर खरीदते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट में ये कंपनी रजिस्टर कराएगी और जब आप अपना आईपीओ जारी करेगी तो इसका आईपीओ का जो रेट है वो बढ़ सकता है और हमारी बैठे बैठे वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो इन्होंने शेयर खरीदा था 1000 रुपये का, तो जब ये आईपीओ में, ये रजिस्टर था नहीं स्टॉक मार्केट में आईपीओ, लेकिन जब मान लो स्टॉक मार्केट में जब कंपनी ने रजिस्टर किया तो जब अपना शेयर जारी करेगी हो सकता है इसका रेट बढ़ जाए। पहले इन्होंने खरीदा था तो एक शेयर 1000 रुपये का था, मान लो 2000 का, 2500 का, तो इनको तो जिन्होंने पहले खरीद लिया था उन ABC जो आदमी है उनको तो पहले 1000 रुपये का खरीदा था और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराने के बाद 2000 3000 का उनको फायदा हो गया, यानी कि बैठे बैठे उनके शेयर की कीमत बढ़ गई। नेक्स्ट इनको ये है कि इन्वेस्टर मान लो उन्होंने मान लो कोई आईपीओ खरीदा किसी कंपनी का, लेकिन आईपीओ खत्म हो गए तो उनके पास पैसा है भी, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो ग्रे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, वो खरीद लेते हैं ग्रे मार्केट में जाके, तो इसलिए लोग खरीद लेते हैं, आम आदमी, इन्वेस्टर वगैरह। अब फिर कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखो कंपनी को ये फायदा हो जाता है, उसे एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसे पता लग जाता है जब भी उसका शेयर मार्केट में मान लो देखो उसका शेयर का दाम क्या है मार्केट में, डिमांड और कैसी है उसके शेयर की, ये पता लग जाता है। यानी कि जब भी वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराएगी और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराने के बाद अपना शेयर बेचेगी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी वो कंपनी अनुमान लगा सकती है, एक्सपेक्ट कर सकती है, इमेजिन कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर इससे, कंसर्न क्या है, कंसर्न मतलब प्रॉब्लम क्या है, इससे परेशानी क्या है। देखियो आप देखो जो आईपीओ ग्रे मार्केट है, देखो सेबी में रजिस्टर तो है नहीं, सेबी में स्टॉक मार्केट में तो ये रजिस्टर है नहीं, तो सेबी के परव्यू के बाहर है, आउटसाइड द सेबी परव्यू, मतलब सेबी के दायरे से बाहर आती है। तो जो भी मान लो इन्वेस्टर को जो भी नुकसान होगा वो अपने ट्रस्ट के बेस पे है, तो सेबी के दायरे में आएंगे नहीं। मान लो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ, फ्रॉड हुआ, कुछ भी हुआ, तो कहाँ जाएंगे, किसके सामने अपना रोना रोएंगे। तो सिर्फ ट्रस्ट के बेस पे, विश्वास के बेस पे ये ट्रेडिंग होती है, ट्रांजैक्शन होता है सारा, और कैश में होता है ये ट्रांजैक्शन, तो कोई गारंटी नहीं होती इसकी जो भी कोई नुकसान होगा, तो इसका कोई भी लीगल रिसोर्स नहीं है, यानी कि कोई भी स्टॉक मान लो कोई भी नुकसान हो तो सेबी के दायरे में नहीं है, तो सेबी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये इसका नुकसान है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है 5G। 5G मतलब 5th जनरेशन, टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं, 5th जनरेशन की। देखो अभी न्यूज में इसलिए है, वोडाफोन आइडिया, देखो इस साल आप ना एक्सपेक्ट कर सकते हो 5G से क्वेश्चन जरूर आएगा, 5G और वोल्टे LTE जो है, वोल्टे 4G वोल्टे, जो आपने फ़ोन में देखो अपने फ़ोन में जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क के ऊपर लिखा आ रहा होगा वोल्टे, VOLTE, ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी, और इससे लेटेस्ट आ गई है 5G, 5 जनरेशन, ये 4G वोल्टे है जो आपके फ़ोन में ऊपर लिखा आता है। तो ये 5G टेक्नोलॉजी अभी न्यूज में इसलिए, वोडाफोन ने ट्रायल किया और उसने देखा कि उसने जो 5G की डेटा की स्पीड है वो 3.7 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक हासिल कर ली, MM वेव स्पेक्ट्रम पे, MM वेव स्पेक्ट्रम पे बेस्ड होती है 5G टेक्नोलॉजी। MM का मतलब है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, मतलब जिस फ्रिक्वेंसी पे वो जाती है। MM वेव का मतलब है फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, मतलब 30 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो फ्रिक्वेंसी होती है। और ये देखा गया पुणे महाराष्ट्र में इतनी स्पीड अचीव की, और एक देखा गया गांधीनगर में और पुणे में एक जगह और 1.5 गीगाबाइट्स पर सेकंड, GBps की पर सेकंड ये हासिल की डेटा स्पीड। देखो डेटा स्पीड ऐसे होता है, जब भी जैसे आप मान लो यूट्यूब में अभी ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने यूट्यूब में जब देख रहे हो तो ऊपर आपके फ़ोन में स्पीड लिखी आ रही होगी, वो स्पीड देखो kbps में आती है आपकी, kbps ज़्यादा से ज़्यादा mbps में भी 4 5 6 7 mbps तक, ये लगभग मतलब 100 mbps तक है, ये किस में 4G में ये आती है लगभग इतनी, या आपकी 100 mbps लगभग इतनी आती है स्पीड 4G में। लेकिन देखो ये GBps में आ रही है, 1 GB में होता है 1000, अगर एग्जैक्ट निकाले तो 1024 MB होता है, MB 1 GB में। तो ये देखो इससे 1000 गुना ज़्यादा लगभग आपकी स्पीड है 5G की, लगभग 100 गुना या 1000 गुना। तो ये 5G है क्या, देखो नेक्स्ट जनरेशन है ये मोबाइल ब्रॉडबैंड का, यानी कि 4G जो LTE है या वोल्टे कनेक्शन है अभी, उससे ये नेक्स्ट जनरेशन का ये टेक्नोलॉजी है। वोल्टे का मतलब होता है देखो वॉइस ओवर, VO से है वॉइस ओवर, LTE का मतलब है
लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसका मतलब ये है वॉइस ओवर का कि आपके फ़ोन में देखो साथ साथ आप कॉलिंग भी कर सकते हो और साथ साथ इंटरनेट भी चला सकते हो। देखो आप जब अपना यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो किसी के पास कॉलिंग भी कर सकते हो, कॉलिंग भी होती रहेगी और कॉलिंग को मिनिमाइज कर दो और साथ में वीडियो भी देखते रहोगे यूट्यूब पे। तो ये देखो डेटा इंटरनेट भी चल रहा है और आपका वॉइस डेटा भी ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि वॉइस आपकी जा रही है फ़ोन कॉलिंग के जरिए। तो ये होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसके फीचर और बेनिफिट क्या है 5G टेक्नोलॉजी के? देखो इसके जो चांसेस हैं पूछने के वो कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं बताऊंगा अभी। देखो ये जो मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि जो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हाई फ्रीक्वेंसी पे ही काम करेगी, ये देखो 3 बैंड पे काम कर सकती है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी, मिड पे भी और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे भी, तीनों पे काम कर सकती है। तो यूपीएससी दे देगा या ये सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, गलत हो जाएगा, तीनों फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी लेटेंसी कैसी है। देखो 5G में जो लेटेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब जो 4G में लेटेंसी है उससे कम होगी 5G में। लेटेंसी का क्या मतलब होता है? लेटेंसी होता है देखो टाइम टेकिंग बाय डेटा, जो डेटा का टाइम टेकिंग है किसमें? इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब डेटा ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं लेटेंसी। और ये डेटा ट्रांसफर होने में 5G में कम टाइम लगेगा, यानी कि लेटेंसी कम रहेगी, यानी कि 5 से 20 मिलीसेकंड में ही डेटा चला जाएगा। यानी कि जैसे अभी आपने देखा होगा कभी कभी जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो तो आपकी आवाज़ अटकती है, आप अभी बोल रहे हो 1-2 सेकंड का डिले होता है, उसे बाद में सुन रही होती है, और वो बोल रहा है जब भी उसका मुंह पहले हिल जाता है और आवाज़ आपके पास बाद में आ रही होती है। तो ये क्या है? लेटेंसी है, यानी कि देर लग रही है डेटा के आने में। ये 5G में देखो लेटेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही कम रहेगी और आप पहचान भी नहीं पाओगे, यानी कि 5 से 20 मिलीसेकंड के भीतर ये आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि लेटेंसी कम रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 5G में लेटेंसी कम रहेगी। देखो कभी ऐसा आ जाएगा लेटेंसी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आपको लगेगा 5G टेक्नोलॉजी हायर मतलब जनरेशन है 4G से, तो लेटेंसी सब कुछ इसमें ज़्यादा ही ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, लेटेंसी कम होगी। तो इसमें जो कैपेसिटी है 5G की वो इंक्रीज होगी, इसमें जो डेटा लोड होता है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हम अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। क्या इससे पोटेंशियल हेल्थ रिस्क होगा? मतलब लोगों की बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जैसे आपने कुछ अफवाहें सुनी होंगी, एक बार जूही चावला, आप जानते हो जूही चावला को? जूही चावला एक हीरोइन है भाई साहब, बॉलीवुड की हीरोइन है। इसने क्या है कोर्ट में केस डाला था कि 5G के अगेंस्ट के 5G को अभी लागू नहीं किया जाए क्योंकि पब्लिक हेल्थ पे इसके हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो इस पर जुर्माना लगा दिया था जूही चावला पे। तो ये न्यूज़ में आया था उस टाइम पे भी। तो देखो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जरूर क्वेश्चन आएगा भाई साहब, 99% मुझसे लिखवा के ले लो, 5G से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क है क्या? देखो इसके रिस्क कोई भी नहीं है, अभी तक ऐसा रिसर्च में पाया नहीं गया कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के हेल्थ पे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ते हो। नो एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स का मतलब विपरीत प्रभाव, कुछ भी इसके गलत प्रभाव नहीं है, ऐसा पाया नहीं गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोजेक्ट। इसमें क्या है WHO सपोर्ट करता है, इसके जरिए ये रिसर्च करता रहता है, इन्वेस्टिगेट करता रहता है, जांच करता रहता है कि 0 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्रीक्वेंसी रेंज है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी रेंज है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बॉडी पे, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में ये प्रोजेक्ट रिसर्च करता रहता है। तो अभी तक ऐसा तो कुछ देखा नहीं गया कि ह्यूमन हेल्थ पे कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है सी सनोट नियर टर्की। देखो सी सनोट क्या है? टर्की के पास अभी देखा गया, टर्की के पास एक सी है, सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी और एजियन सी को कनेक्ट करता है। ये देखो भाई साहब टर्की कहाँ पे, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान, ईरान, और इधर आ जाओ ये है भाई साहब टर्की, ये टर्की दिखाई दे रहा है आपको, ये टर्की है। टर्की के पास देखो ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी है, और ये है भाई साहब एजियन सी। और ये मैं इसे ना जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड आप फोल्ड करो, ये देखो कहाँ गया, ये है टर्की, ये टर्की आपको दिखाई दे रहा है। टर्की के पास ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी देखो इधर रसिया है, रसिया और टर्की दोनों से बॉर्डर लगाता है। और ये है आपका एजियन सी, और ये बीच में ना इस टर्की के यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये मरमरा सी है, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा ये ज्वाइन करता है एजियन सी को, और ये इधर ब्लैक सी को, एजियन सी आगे जाके कनेक्ट हो जाता है ये इससे मेडिटेरेनियन सी से। तो ये सी ऑफ मरमरा है जो टर्की में, यहाँ पे देखा गया सी सनोट। तो सी सनोट है क्या, ये हमारे लिए जानना है। देखो सी सनोट ये है
कि सी में जो सी ऑफ मरमरा है उसमें एलगी की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा हो गई। एलगी, एलगी तो आप जानते हो ना, हरी हरी सी रहती है जो एलगी, और उस एलगी की वजह से देखो किसी भी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब एलगी का जो पॉपुलेशन है ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। मान लो किसान खेती करते हैं, वहाँ से केमिकल आ गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, एलगी ज़्यादा बढ़ गई, या इंडस्ट्रियल वेस्ट आ गया। तो जब ये एलगी ज़्यादा हो जाती है, लोग यहाँ पे देखो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट भी डाल देते हैं। इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक मतलब घरों से जो वेस्ट निकलता है, कूड़ा करकट वगैरह, वो डाल देते हैं, तो इसमें गंदगी हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है। इसकी वजह से भाई साहब ये आई स्लज, यानी कि वेस्ट जमा हो गया यहाँ पे। तो ये है देखो सी सनोट, ये समुद्र है सी ऑफ मार्मरा टर्की के पास, और ये देखो ऐसी गंदा पानी हो गया, इतना गंदा पानी। इससे देखो सिंपली लेयर हो गया ग्रे और ग्रीन स्लज जम जाता है ये, यानी कि मैरिन जो सिस्टम होता है हमारा ओशियन इकोसिस्टम, उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है उसको। जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओवरलोड हो जाते हैं, यानी कि एलगी जमा हो जाती है। जब भी पोषक तत्व ये ज़्यादा आ जाएंगे समुद्र में, क्योंकि ये काम है नहीं इनका, और ये एलगी बन जाती है, हरी हरी सी घास सी हो जाती है, एलगी बन जाती है। आपने देखा होगा, काई बोलते हैं जिसको। ये सी स्नोट देखो 2007 में आउटब्रेक हुआ था, पहली बार रिकॉर्ड की गई एजेंसी में पहली बार देखी गई ग्रीस के पास। ये न्यूट्रिएंट्स के ओवरलोड होने की वजह से होती है। और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं? वेदर, वार्म वेदर की वजह से। वार्म वेदर किसकी वजह से हो रहा है आपको पता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है और ये अनकंट्रोल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो डंपिंग कर देते हैं वेस्ट की, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट की, यानी कि जो हाउस होल्ड घरों से जो वेस्ट निकलता है यहाँ पे आके गिर जाता है, कूड़ा करकट गिर देते हैं, पानी गंदा हो जाता है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है? देखो ये एक तरह से पूरे जो यहाँ पे सी है उसको एक ब्लैंकेट बन जाता है, घेर लेता है पूरा, ऊपर से एक चादर सी बन जाती है। और शोर लाइन जो यहाँ पे तट है, हार्बर है, पोर्ट है, यहाँ पे बंदरगाह है, उसके आसपास जमा हो जाता है और उसको गंदा कर देता है। यहाँ पे देखो जो ऑर्गेनिज्म है, फिश पॉल्यूशन है, उसको भी नुकसान हो सकता है, सी फ्लोर तक जा सकता है, मैरीन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि सारी जो एक्वाटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, छोटे छोटे फिशेज हैं, क्रैब, ऑयस्टर, मूसेल्स या सी स्टार्स हैं, सबको ये नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि एक्वाटिक लाइफ के अलावा भी ये देखो फिशरमैन की लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि देखो फिशरमैन क्या है, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं और उनको बेचते हैं, और मछली देखो ये नुकसान होगा इसको, ये वेस्ट के बढ़ने से मछली मर जाएंगी, तो उनकी लाइवलीहुड को इम्पैक्ट होगा। कहाँ से पैसा कमाएंगे, मछली कैसे पकड़ेंगे जब मछली मरी जाएंगी। नेक्स्ट देखो इससे बीमार भी हो सकती है। बीमारी क्या है? ऐसा देखा गया, कोलेरा देखा गया यहाँ पे इस्तांबुल में, इस्तांबुल है टर्की में एक जगह इस्तांबुल, तो कोलेरा देखा गया। कोलेरा बोलते हैं हैजा को, हैजा की बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे आउटब्रेक देखने को मिला इसकी वजह से। टर्की ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं इसको रोकने के लिए कि सी स्नोट को रोका जाए स्प्रेड होने से? देखो टर्की ने सी ऑफ मरमरा को प्रोटेक्टेड एरिया मतलब डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया कि संरक्षित किया जाए इसका अच्छे से, और जो यहाँ पे वेस्टफुल पॉल्यूशन है उसका ट्रीटमेंट किया जाए सिटी के आसपास, शिप के द्वारा। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है इसके लिए कि जो डिजास्टर हो रहा है, आपदा आ रहा है, संकट आ रहा है, इसकी वजह से इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसका एक प्लान बनाया टर्की ने। तो यही था भाई साहब आज के लेक्चर में बस।